गर्मी में गरीब बहू का ईंट का जुगाड़ू, ठंडा ससुराल। हमारे पुराने वाले कूलर ने भी कभी इतनी ठंडी हवा नहीं दी जितनी ईंट वाले कूलर ने दी है। वैसे हमारी बड़ी बहू को हमारे साथ ऐसा नहीं करना चाहिए था। आखिर उनके साथ ऐसा क्या हुआ था जानने के लिए चलिए पीछे चलते हैं। जरा जल्दी काम कर। दीदी मैं सुबह से काम कर रही हूँ और आपको पता है कि आज मेरी तबीयत बिल्कुल भी ठीक नहीं है और एक तो इतनी ज्यादा गर्मी भी हो रही है। अगर थोड़ी धीरे काम हो भी जाएगा तो क्या हो गया। अगर थोड़ा धीरे काम होगा तो बाकी काम कब होगा। चलो जल्दी हाथ चलाओ और जल्दी सारा काम खत्म करो। अगर आपको इतनी ही जल्दी है दीदी तो आप क्यों नहीं काम कर लेती। आपको भी तो थोड़ा बहुत काम करना चाहिए ना। तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम मुझसे इस तरह जबान लड़ा रही हो। भूलो मत कि तुम लोग मेरे पति के टुकड़ों पर पल रहे हो। मेरे पति ने ही सब कुछ किया है। अब अगर इस घर में ढंग से रहना है तो थोड़ा बहुत काम तो करना ही पड़ेगा। और आइंदा याद रखना, मुझसे जुबान लड़ाने से पहले जरा सोच लेना। इतना कहकर नेहा गुस्से में चली जाती है और सीमा आगे बात नहीं बढ़ाती क्योंकि वह जानती थी कि बात कभी भी खत्म नहीं होने वाली है। इसलिए शिल्पा रसोई का काम करने लगती है। वह बर्तन धो रही थी। बेहतर है कि मैं चुप रहकर ही काम कर लूं, तभी ठीक रहेगा, वरना सब खराब हो सकता है। अभी मेरी शादी को 1 महीना भी नहीं हुआ, वरना सब बातें बना देंगे कि मेरे आते ही घर अलग हो गया। एक तरफ शिल्पा जो चुपचाप सब बर्दाश्त कर रही थी और वहीं दूसरी तरफ नेहा बहुत ही ज्यादा खड़ूस और घर के सारे काम सीमा से ही करवाती थी। एक दिन नेहा बाहर से फालूदा और आइसक्रीम लेकर आती है और छुपकर अपने कमरे में अपने बेटे के साथ खाने लगती है। चल अब जल्दी खा ले, अगर किसी ने देख ली ना तो उन्हें भी देना पड़ेगा। लेकिन मम्मी दादी को भी आइसक्रीम खाने का बड़ा मन कर रहा था, तो हमें उन्हें भी आइसक्रीम दे देनी चाहिए। भला हम किसी और को अपनी चीज क्यों देंगे। जिसको खाना है खुद अपने पैसे से लेकर आएगा। वैसे ही हम कब से सबका खर्चा उठा रहे हैं। हम अकेले ही जिम्मेदार थोड़ी हैं सब चीजों के लिए। जिसको जो करना है खुद कमा कर खाएगा। वहीं दूसरी तरफ शाम को जब विक्रम परेशान होकर घर वापस आता है, वो अपने कमरे के बाथरूम में नहाकर कमरे में उदास होकर बैठा था। शिल्पा उसे कोल्ड कॉफी देती है। क्या बात है, आप इतने परेशान क्यों लग रहे हैं। बस मैं तुम्हें क्या बताऊं, इतनी जगह इंटरव्यू दिया है लेकिन कहीं पर भी जॉब नहीं मिल रही है। फ्रेशर हूँ, कोई भी अभी हायर करने को तैयार ही नहीं है। आजकल मार्केट में कंपटीशन भी तो बहुत ज्यादा है। हम बिल्कुल सही कहा आपने, कोई बात नहीं जी, इतना मत सोचिए, सब ठीक हो जाएगा। आप कहें तो मैं जॉब कर लूं। नहीं नहीं, मेरे होते हुए तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है। कुछ ही टाइम का स्ट्रगल है, एक बार फिर जॉब मिल गई तो सब ठीक हो जाएगा। अब रात को सब साथ में बैठकर खाना खाते हैं। खाने को देखकर नेहा गुस्से में कहती है, तुमने भला 2-3 तरह की सब्जी क्यों बनाई है। पैसे क्या पेड़ पर फ्री में उगते हैं। अरे घर में कमाने वाला एक है और खर्चे पता है कितने होते हैं। बिजली का बिल है, पानी का बिल है, चिंटू के स्कूल की फीस है, घर का लोन भी चुकाना होता है। तुम्हें क्या पता, तुम तो बस फ्री में बैठी बैठाई यहाँ पर सब मिल जाता है। अमीर बाप की औलाद जो हो, फ्री में सब खाने की आदत है। नेहा अक्सर ही या तो ताने कसा करती थी या फिर छोटी छोटी चीजों पर सबको खरी खोटी सुनाया करती थी। नेहा की इन आदतों की वजह से हर कोई परेशान था। नेहा बेटा, अगर तुम्हें कुछ गलत लग रहा हो तो तुम आराम से भी तो कह सकती हो ना। तुम्हें शिल्पा को इस तरह की बातें नहीं कहनी चाहिए। अगर ऐसी बातें ना कहूँ तो और कैसी बातें कहूँ। आपको भी कोई प्रॉब्लम थोड़ी है मम्मी जी। आप सबके खर्चे अच्छे से पूरे हो तो रहे हैं। इस तरह नेहा घर में अक्सर ऐसा ही करती थी। आज घर में प्रीति का पति रोहन नहीं था, वह बिजनेस मीटिंग में बाहर गया था। इसीलिए नेहा सबको और ज्यादा बोलती है, लेकिन कोई भी आकर नेहा को जवाब नहीं देता क्योंकि यह नेहा का हर रोज का हो गया था। किसी का भी ठीक से खाने का मन नहीं करता और सब आधा अधूरा खाना खाकर वहां से चले जाते। सभी के जाने के बाद शिल्पा नेहा से कहती है, दीदी आप कम से कम यह तो सोच लीजिए कि आप अभी किससे क्या बातें कर रही हैं। लेकिन आपको मम्मी पापा जी को तो ऐसा नहीं कहना चाहिए। चुप कर, मुझे कुछ भी सिखाने की जरूरत नहीं है कि मुझे क्या करना चाहिए और क्या नहीं। मैं सब अच्छे से जानती हूँ और समझती हूँ कि मैं क्या कर रही हूँ। इस तरह दिन गुजर रहे थे और कुछ दिन बाद विक्रम इंटरव्यू के लिए जाता है। ठीक है, तो हम आपको हायर करने के लिए तैयार हैं, लेकिन आप अभी फ्रेशर हैं और हमें आपको सारा काम सिखाना भी होगा। इसलिए हम आपको स्टार्टिंग एक्सपेक्टेड सैलरी सिर्फ 12,000 दे पाएंगे। इट्स ओके सर। इंटरव्यू के बाद विक्रम घर वापस आ जाता है और खुशखबरी शिल्पा को देते हुए कहता है, अरे मुझे खुशी है कि फाइनली मुझे जॉब मिल गई। अब तुम्हें बार बार इस तरह ताने नहीं सुनने पड़ेंगे। अब फाइनली मैं भी घर के खर्चों में कंट्रीब्यूट कर पाऊंगा। बाकी सब तो ठीक है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि दीदी के ताने कम होने वाले हैं। उन्हें तो एक अलग ही लेवल का घमंड है। कहते हैं ना कि किसी इंसान की फितरत इतनी आसानी से बदलती नहीं है। वहीं दूसरी तरफ जब शांति के पांव में बहुत ज्यादा दर्द हो रहा था, तब नेहा बाहर से आती है
और शिल्पा छत पर कपड़े धो रही थी तो शांति नेहा से कहती है, बेटा, मेरे पाँव में बहुत दर्द हो रहा है, क्या तुम थोड़ी देर तेल की मालिश कर सकती हो? दर्द बिल्कुल बर्दाश्त से बाहर हो रहा है। ओहो मम्मी जी, आप भी कितना ज़्यादा ओवर रिएक्ट कर रही हैं। नॉर्मल सा दर्द है, पेन किलर ले लीजिए, ठीक हो जाएगा। अब अलग से मालिश करके क्या मुझे भी और बहुत से काम हैं। इतना कहकर नेहा वहां से चली जाती है और शिल्पा पीछे थी तो वह नेहा का यह जवाब सुन लेती है और देखती है कि शांति काफी परेशान हो गई है। तब शिल्पा शांति के पास आकर कहती है, कोई बात नहीं मम्मी जी, आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, मैं आपकी मालिश कर देती हूँ। तब शिल्पा थोड़ा सा सरसों का तेल गर्म करके लाती है और उसके बाद शांति के घुटनों पर अच्छे से मालिश करने लगती है। उसके पैरों की मालिश करते हुए शिल्पा कहती है, मम्मी जी, आगे से आपको कोई भी काम है तो आप कभी भी दीदी को मत कहना, क्योंकि दीदी हमेशा खड़ूस और बदतमीजी वाले ही जवाब देती हैं। मुझे तो बहुत गुस्सा आता है। सच बताऊं तो आगे से आपको भी जो काम है आप सीधा मुझे कह देना, मैं आपका सारा काम कर दूंगी। सच में बेटा, मैं धन्य हो गई। तेरे जैसी बहू पाकर अगर मेरी जिंदगी में सिर्फ बड़ी बहू की तरह छोटी बहू भी उसके जैसी ही आ जाती तो मेरी जिंदगी तो बिल्कुल ही नरक हो जाती। ये हमेशा से ही एकदम खड़ूस थी। शुरुआत में जब रोहन यहाँ रहता था तब इसकी इतनी हिम्मत नहीं थी कि ये हमें इतना कुछ कह सके, लेकिन इंसान की एक्टिविटी और सारी चीज़ों से पता चल जाता है कि वो क्या चाहता है। रोहन के जाने के बाद तो इसके और पर खुल गए हैं। अब तो ये किसी को कुछ नहीं समझती। मुझे तो ऐसा लगता है कि भाभी चाहती ही नहीं है कि हम उनके साथ उनके घर में रहें। मेरे भी घर वालों ने मुझे बेदखल कर दिया। उन्हें मेरी और विक्रम जी की शादी बिल्कुल भी मंजूर नहीं। कोई बात नहीं बेटा, माँ बाप का गुस्सा तो कुछ समय का होता है। मुझे उम्मीद है कि अगर तुम उन्हें मनाओगी तो वह जरूर तुम्हारी बात मान जाएंगे और तुम्हें वापस अपना लेंगे। उम्मीद है मम्मी जी कि ऐसा हो जाए। 1 महीना हो गया उनसे बात नहीं की और ना ही उनसे मिलना हुआ है। मुझे उनकी बड़ी चिंता सताती है। वहीं दूसरी तरफ नेहा घर का कोई काम नहीं करती और शिल्पा घर का सारा काम करती थी। कुछ दिन ऑफिस में काम करने के बाद एक दिन विक्रम काम से उदास होकर आता है। माफ करना, लेकिन मैंने काम छोड़ दिया है। लेकिन आपने ऐसा क्यों किया? एक तो मुझे इतने कम पैसे मिल रहे थे, ऊपर से उन्होंने मेरा जीना हराम कर दिया था। बड़ी मुसीबत हो रही थी, इतना ज्यादा काम करवाते हैं और ऊपर से इतना टॉक्सिक एनवायरनमेंट था कि मेरा वहां पर काम करने का बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा था। कोई बात नहीं, आपको इतना परेशान होने की जरूरत नहीं है। हम दोबारा कहीं और काम देख लेंगे। दोनों सोने के लिए लेट जाते हैं, लेकिन रात को दोनों को बहुत गर्मी लग रही थी। मैंने सोचा था कि काम करूंगा तो सबसे पहले अपने कमरे में कूलर या एसी लगवा लूंगा, लेकिन मैंने तो पहले ही काम छोड़ दिया। कोई बात नहीं, कहीं दोबारा अच्छी जगह काम मिल जाएगा तो लगवा लेंगे, लेकिन उससे पहले हमें मम्मी जी और पापा जी के कमरे में लगवाना है, क्योंकि उनके कमरे में बहुत पुराना कूलर है। एक तरफ विक्रम और शिल्पा के कमरे में तो कूलर भी नहीं था और शांति और रमेश के कमरे में बहुत पुराना कूलर था। पता नहीं यह कूलर हवा देता भी है कि सिर्फ आवाज ही करता है। मुझे तो अभी भी इतनी गर्मी लग रही है, कितने ज्यादा पसीने आ रहे हैं। अभी जैसा कूलर मिला है उसी में काम चला लो, पता चले कि बाद में ये भी हाथ से चला गया। बड़ी बहू के जैसे तेवर हैं, उससे कुछ उम्मीदें करना ही बेकार है। वहीं दूसरी तरफ नेहा आराम से एसी में बैठकर अपने पति से बात कर रही थी। वहां पर सब ठीक तो है ना? अब तो मुझे बाहर ही रहना पड़ता है, मैं घर पर भी नहीं आ पाता। यहाँ पर सब ठीक है, आपको यहाँ की चिंता करने की जरूरत नहीं है। और तुमने मम्मी और पापा के कमरे में नया कूलर तो लगवा दिया है ना? मैंने तुम्हें पैसे भेजे थे सभी के कमरे के लिए अलग अलग कूलर लेने के लिए। 40,000 में तो 3 कूलर आ ही गए होंगे। गर्मी में सब परेशान होते थे, तो इस बार मैंने पहले ही पैसे दे दिए, क्योंकि उस समय कूलर थोड़ा डिस्काउंट पर मिल जाता है। हाँ बिल्कुल, आपने जो पैसे भेजे थे मैंने उनका बहुत अच्छे से इस्तेमाल किया है। आपको यहाँ की चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि यहाँ का टेम्परेचर तो एकदम ठंडा हो गया है। बड़ा मज़ा आ रहा है। फिर तो बहुत अच्छी बात है। बात करने के बाद नेहा कॉल कट कर देती है और खुद से कहती है, मैंने तो उन सब पैसों का अपने लिए ऐसी लगवा लिया है, सर्दियों तक तो वो यहाँ आएंगे ही नहीं। तब तक कैसे ना कैसे करके उनके पैसे मांग लूंगी, और एक कूलर डिस्काउंट में खरीद लूंगी। लेकिन कैसे भी करके शिल्पा और विक्रम अगर इस घर में चले जाते हैं तो मजा आ जाएगा। वैसे भी उन दोनों को इस घर में देखकर मुझे बड़ा गुस्सा आता है, क्योंकि इस घर को बनाने में सिर्फ मेरे पति की कमाई है। कल को हिस्सा मांग सकते हैं। अब नेहा को तो लड़ाई का मौका चाहिए था और विक्रम के काम छोड़ने वाली बात जैसे ही नेहा को पता चलती है और वो फिर से उन दोनों को सुनाने लगती है। मतलब तुम दोनों को सब कुछ इतना आसान लगता है क्या? मुझे तो लगता है विक्रम, तुम्हें फ्री में बैठकर खाने की आदत हो गई। तुम्हारा काम करने का मन ही नहीं करता, तभी तो तुमने इतनी आसानी से मिली हुई नौकरी को इतनी आसानी से छोड़ दिया।
लेकिन तुम्हें ज़रा हमारे बारे में भी सोचना चाहिए। तुम्हारे भैया ने बचपन से तुम्हें पढ़ाया है। मुझे 15 साल हो गए यहाँ पर शादी करके आए, लेकिन आज तक तुमने घर के एक भी खर्च में हाथ नहीं बैठाया है। दीदी, उस समय तो शिल्पा जी छोटे थे, लेकिन अब वो अपनी जिम्मेदारी को अच्छे से समझते हैं। हमें बस थोड़ा सा समय चाहिए। इतना भी आसान नहीं था। वहाँ पर काम करना इन्हें बहुत ज़्यादा मेंटली टॉर्चर किया जा रहा था। हर छोटी छोटी बात पर फाइन लग रहा था और आखिर में कुछ बचता भी नहीं। इसीलिए इन्होंने मजबूरन वहाँ पर काम छोड़ा है। हाँ प्रीति बेटा, विक्रम को भी अभी बस थोड़ा सा समय चाहिए। अभी कुछ समय पहले ही उसकी पढ़ाई पूरी हुई है और जब यह काम करने लगेगा तो घर के हर खर्चे में पूरा बराबर हाथ बटाएगा। मुझे तो नहीं लगता कि ऐसा कुछ होने वाला है। पापा जी, आपकी सर्जरी का खर्चा भी इन्होंने दिया। इस घर को बनाने के लिए जो लोन भरा जा रहा है वो भी बस वही कर रहे हैं। तो इन लोगों का यहाँ पर आखिरी हिस्सा ही क्या है? जब यहाँ पर कुछ भी ठीक से हो ही नहीं रहा है तो भला इन दोनों का यहाँ पर रहने का फायदा क्या है? अरे जब खुद करेंगे और किसी घर में कमा कर रहेंगे ना, तब पता चलेगा। अभी तो इन्हें सब कुछ फ्री में बैठे बैठाए मिल जाता है। हर रोज के ताने सुनकर शिल्पा भी बहुत परेशान हो गई थी और आज शिल्पा गुस्से में प्रीति को कहती है, बस दीदी, अब आपका बहुत हो गया। आप हमें इतने सारे ताने नहीं दे सकती। आपको तो बस ऐसा ही लगता है कि हम फ्री में बैठ कर खा रहे हैं। आप घर का कोई काम नहीं करती, लेकिन सारे घर का काम सिर्फ मैं करती हूँ। यहाँ तक कि मेरे पास कुछ सेविंग थी। मैंने घर के खर्च के लिए आपको पैसे दिए, लेकिन फिर भी आप यह सब बातें दोहराती रहती हैं। देखा, तुमने भी एहसान जता दिया ना। एक बार घर के खर्च में पैसे क्या दिए, तो अब तुम भी बोल रही हो। मैं आपको कोई एहसान नहीं जता रही हूँ। मैं आपकी तरह नहीं हूँ जो ऐसी बकवास बातें करूंगी। मैं तो बस आपको बता रही हूँ कि हमसे जितना हो रहा है हम कोशिश कर रहे हैं, लेकिन आप तो बाज ही नहीं आ रही हैं। मेरे ही घर में रहकर तुम मुझे उल्टा नहीं बोल सकती। इतनी परेशानी है तो क्यों नहीं चली जाती हो यहाँ से? अरे हाँ, मैं तो भूल ही गई थी। तुम्हारे घर वालों ने भी तुम्हें बेदखल कर दिया। आखिर तुम कहाँ जाओगी? हम चाहे कहीं भी जाएंगे, लेकिन यहाँ पर तो नहीं रहेंगे। चलिए विक्रम जी, भाभी को हमारे यहाँ पर रहने से कुछ ज्यादा ही परेशानी है। अब हम यहाँ पर 1 मिनट भी नहीं रुकेंगे। हम अभी इसी वक्त यह घर छोड़कर जा रहे हैं। ये बात सुनकर नेहा के मन में तो लड्डू फूटने लगते हैं, लेकिन शांति और रमेश को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। नहीं बेटा, तुम दोनों ऐसा मत करो। अपनी जिद को साइड में रख दो। गुस्सा बहुत खराब होता है। गुस्से में घर टूट जाता है। इस तरह गुस्से में घर को मत तोड़ो। सब ठीक हो जाएगा। अगर हम सब साथ मिलकर आराम से शांति से बात करेंगे तो कोई ना कोई उपाय जरूर निकल जाएगा। और नेहा बहू, तुम भी समझो, कुछ समय की ही तो बात है। नहीं मम्मी जी, अब बस बहुत हो गया। जहाँ पर इज्जत नहीं होती वहाँ पर इंसान को रहना भी नहीं चाहिए। इतना कहकर नेहा अपने कमरे में जाती है और बैग पैक करने लगती है, और साथ में विक्रम भी उसकी मदद करता है। मुझे माफ कर दो। मुझसे शादी करने के बाद तुम्हारी जिंदगी एकदम खराब हो रही है। कहाँ तुम पहले अपने बड़े से घर में अच्छे तरीके से रहती थी और अब तुम्हें यहाँ पर कितना कुछ सुनना पड़ रहा है और साथ में कितना सारा काम भी करना पड़ता है। यहाँ तक तो ठीक है, लेकिन अब हम बेघर हो गए हैं। अब हम कहाँ जाएंगे? तुम चाहो तो अभी भी अपने घर वापस जा सकते हो। मैं जब मैनेज कर लूंगा तो तुम्हें लेने आ जाऊंगा। बिल्कुल नहीं, मैंने आपका हाथ छोड़ने के लिए नहीं थामा था। आप फिक्र मत कीजिए, सब ठीक हो जाएगा। इतना कहकर शिल्पा और विक्रम बैग लेकर वहां से जाने लगते हैं, लेकिन तभी शांति भी उनसे कहती है, बेटा, मैं भी तुम दोनों के साथ जाना चाहती हूँ। अरे भगवान, अगर तुम जाओगे तो मुझे भी तुम्हारे साथ चलना है। मम्मी पापा, आप भी हम दोनों के बिना नहीं रहना चाहते और हम भी चाहते हैं कि आप हमारे साथ रहें, लेकिन अभी हमारे पास कोई घर नहीं है, तो आप हमारे साथ कहाँ रहेंगे? बेटा, हम भी तुम्हारे साथ वहीं रह लेंगे जहाँ तुम रहोगे, लेकिन हमें यहाँ छोड़कर मत जाओ। हमें तुम्हारे साथ चलना है। मम्मी जी, बाहर बहुत ज्यादा गर्मी है और आप इतनी गर्मी में बहुत परेशान हो जाएंगी। शिल्पा और विक्रम के मना करने के बाद भी शांति और रमेश उन दोनों के साथ घर छोड़कर चले जाते हैं, और यह सब देखकर तो नेहा को बड़ी खुशी होती है। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छा हो गया। एक तीर से 2 निशाने लग गए। सबने ही घर छोड़ दिया है। अब मजा आएगा कल को जब मेरे पतिदेव आएंगे, तब उन्हें तो मैं अपने आप मगरमच्छ के आंसू दिखाकर कुछ भी कहानी बना दूंगी। फिलहाल अपनी आजादी एंजॉय कर लेती हूँ। एक तरफ नेहा बहुत खुश हो रही थी और वहीं दूसरी तरफ विक्रम, शिल्पा, शांति और रमेश चारों गर्मी से परेशान होकर पैदल चलते हुए आगे बढ़ते जा रहे थे। हम सब आ तो गए हैं, लेकिन अब हम जाएंगे कहाँ? चिंता मत करो, मेरा एक दोस्त है, वो हमें कोई घर किराए पर दिलवा देगा। वहाँ चलते हैं। विक्रम ने अपने दोस्त को कॉल किया और उसका दोस्त उनके पास आ जाता है। अरे मेरे दोस्त, अगर तू मुझे पहले कॉल करता तो मैं पहले ही कमरा तैयार रखता। अब तू कहाँ? भाभी और अंकल आंटी को भी गर्मी में चलवाकर परेशान कर रहा है। हाँ, लेकिन पहले ऐसा कुछ प्लान नहीं था। सब कुछ अचानक से हो गया। अब तू बस हमें कहीं पर भी कमरा दिलवा दे। बब्बन उन सभी को उनके बजट के अकॉर्डिंग एक घर में लेकर जाता है, जहाँ पर वो घर थोड़ा सा पुराना हो गया था। मैं जानता हूँ
यहाँ पर थोड़ा रहना परेशानदायक हो सकता है, लेकिन इतने बजट में ऐसा ही घर मिल रहा है। अरे कोई बात नहीं मेरे दोस्त, तूने मेरी इतनी मदद कर दी, वही बहुत बड़ी बात है। बाकी हम सब एडजस्ट कर लेंगे। अब सभी घर की साफ सफाई करने लगते हैं। शिल्पा झाड़ू लेकर वहां की साफ सफाई करती है और उसमें शांति, रमेश और यहाँ तक कि विक्रम भी उनकी मदद करवाता है। झाड़ू लगाने के बाद वहां पर नल में पाइप लगाकर पूरे घर को अच्छे से धोया जाता है। जब घर की पूरी साफ सफाई हो जाती है तब सब फर्श पर ही बैठ जाते हैं, क्योंकि आते हुए तो उन्होंने कोई भी सामान लिया ही नहीं था। हम सब जल्दबाजी और गुस्से में घर छोड़कर तो आ गए हैं और साथ में कपड़े ले आए, लेकिन हम कुछ भी बर्तन बिस्तर नहीं लेकर आए हैं। अब हम सब इस खाली घर में कैसे रहेंगे? कोई बात नहीं बेटा, अभी हमारा थोड़ा बुरा समय चल रहा है, जैसे तैसे करके कुछ ना कुछ करके हम सब कुछ एडजस्ट कर ही लेंगे। उन्होंने एडवांस किराया दे दिया था, लेकिन अब उनके पास ज्यादा पैसे नहीं बचे थे। इसीलिए अगले दिन विक्रम पास में ही दिहाड़ी पर काम पर चला जाता है। पूरा दिन गर्मी में काम करने के बाद उसे दिन के आखिर तक 200 रुपए मिल जाते हैं, जिसका वह सभी के लिए ढाबे से खाना लेकर आता है। अच्छा है बेटा कि तू खाना लेकर आ गया, पूरे दिन से कुछ नहीं खाया था, अब जाकर खाना नसीब होगा। इस तरह सभी साथ बैठकर खाना खा लेते हैं और रात को सभी फर्श पर सोते हैं, लेकिन सबकी कमर में बहुत दर्द होता है। एक तो इतनी ज्यादा गर्मी है, घर में कोई पंखा तक नहीं है, ऊपर से इतना सख्त फर्श है। अब हम यहाँ पर सोएंगे कैसे? अजी आप बार बार इस तरह शिकायत मत कीजिए, बच्चे पहले ही बहुत परेशान हैं, हम सबको भी परेशानी हो रही है, लेकिन क्या करें, हमें थोड़ा बहुत तो करना ही होगा। अब विक्रम को मजबूरन कुछ दिन तक दिहाड़ी मजदूरी ही करता है ताकि उसे रात तक पैसे मिल जाए और वह खाना खा सके। अभी तक उनके घर में कोई बर्तन भी नहीं थे, इसलिए बाहर से ही बना हुआ खाना आ रहा था। ये सब देखकर शिल्पा कहती है, देखिए, अभी हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है, क्योंकि हमें कहीं नौकरी नहीं मिल रही, और अगर नौकरी मिल भी जाएगी आपको तो 1 महीना हम कैसे गुजारेंगे, क्योंकि सैलरी तो महीने के बाद ही आएगी। हाँ तुम सही कह रही हो, इस बारे में तो मैंने सोचा ही नहीं था। मेरे पास एक सॉल्यूशन है, मैं कहीं पर नौकरी कर लेती हूँ और जैसे ही मेरी सैलरी आएगी आप यह दिन की मजदूरी का काम छोड़कर कहीं कंपनी में अच्छी जगह काम करना शुरू कर देना। इस तरह यह समस्या सॉल्व हो जाएगी। और बाकी क्या समस्या है? समस्या ही समस्या है, हमारे पास बिस्तर नहीं है। मम्मी जी, पापा जी को फर्श पर सोने में बड़ी दिक्कत होती है। छत भी हमारी सिर्फ टीन की ही शेड है, बिल्कुल उबल जाती है और गर्मी अंदर तक आती है। मैं इतने दिनों से मजदूरी का काम कर रहा हूँ तो छत की मरम्मत तो मैं कर दूंगा। हाँ, आप ऐसा कर दीजिए, क्योंकि अभी पंखा भी नहीं है तो वैसे ही बहुत गर्मी लगती है और सूरज की रोशनी उबलकर घर के अंदर आएगी तो और ज्यादा परेशानी हो जाएगी। अब विक्रम कुछ ईंटों का इंतजाम करता है और उसके बाद थोड़ी बहुत सीमेंट लेकर आता है। तब वह सीढ़ी लगाकर जो टीन का शेड होता है उसके ऊपर सीमेंट लगाकर ईंट को अच्छे से कवर कर देता है। काफी देर की मेहनत के बाद उसका काम पूरा हो जाता है और आखिरकार पूरी टीन ईंट और सीमेंट से कवर हो जाती है। चलो आखिरकार सारा काम खत्म हो गया। हाँ, अब घर के अंदर थोड़ा कम गर्मी लगेगी। इस तरह उन्होंने ईंट से छत को कवर कर दिया था। वहीं दूसरी तरफ शिल्पा ने भी जॉब के लिए अप्लाई करना शुरू कर दिया था। कुछ दिनों के इंतजार के बाद उसका इंटरव्यू होता है और वहां पर उसका सिलेक्शन हो जाता है। घर आकर शिल्पा सबको खुशखबरी देती है। फाइनली मुझे जॉब मिल गई। ये तो बहुत अच्छी बात है, चलो अब भगवान की कृपा से सब ठीक हो जाएगा। इस तरह दिन गुजरते हैं, लेकिन सब गर्मी में बहुत ज्यादा परेशान हो रहे थे। बहुत ज्यादा गर्मी हो रही है, अभी तो आगे और ज्यादा भीषण गर्मी होगी, पता नहीं आगे सब कैसे होगा। सच में गर्मी के मारे तो मेरी भी हालत खराब हो रही है। शिल्पा और विक्रम दोनों काम पर गए थे और पीछे से शांति और रमेश दोनों गर्मी में परेशान हो रहे थे। आज शिल्पा ऑफिस में एसी के सामने बैठकर काम कर रही थी। मैं आज कितने दिनों बाद ठंडी हवा खा रही हूँ। ऑफिस में तो ठीक लगता है, लेकिन घर पर मम्मी पापा जी परेशान हो रहे होंगे। जब शाम को शिल्पा काम से घर वापस आती है, आज विक्रम भी पैसे लेकर घर वापस आता है। अरे, आज आप खाना लेकर नहीं आए? जिस ढाबे में सस्ते में खाना मिलता था आज वह बंद है। घर में गैस भी नहीं है तो खाना कैसे बनेगा? तब शांति सबको आइडिया देती है। बेटा, छत ठीक करने के लिए तो इतनी सारी ईंट लेकर आया था, उनमें से जो ईंट बची थी मैं उसका चूल्हा बना देती हूँ। अब शांति ईंट को रखकर चूल्हा बना देती है, जिसके बाद विक्रम दुकान से थोड़े से चावल और आटा ले आता है। साथ में वह एक सस्ता सा पतीला और तवा और चिमटा लेकर आता है, जिसके बाद शिल्पा भी पास वाली पड़ोसन से कुछ उपले लेकर आती है। दरअसल अभी हमारे पास गैस नहीं है, इसीलिए थोड़ी परेशानी हो रही है। कोई बात नहीं, मैं भी चूल्हे पर ही खाना बनाती हूँ। मैं आपको बता दूंगी कि लकड़ी कहाँ से मिलती है। इस तरह पड़ोसन शिल्पा की मदद कर देती है और वो घर आकर उन्हीं की मदद से आग जलाकर खाना बना देती है। इसमें शांति भी उसकी मदद करती है। चकला बेलन नहीं है तो क्या हुआ, मैं हाथ से ही रोटी को बड़ा कर सकती हूँ। हम ऐसा पहले करते थे। अब घर में चूल्हे का भी इंतजाम हो गया था और इस तरह जुगाड़ होकर खाना भी बन गया था। घर वाले जैसे तैसे करके एडजस्ट कर रहे थे,
लेकिन गर्मी का कोई सेशन नहीं निकल रहा था। एक दिन गली में कबाड़ी वाला आ रहा था। कबाड़ा लो कबाड़ा। सीमा आंगन की साफ सफाई कर रही थी और उसके पास वो बहुत सारा सामान देख कर जाती है। अरे भैया, आपके पास इतना सारा सामान है, इसमें से कौन कौन सामान ठीक है? बहन जी, इसमें कूलर की मोटर बिल्कुल ठीक है। साथ में मेरे पास और भी छोटे छोटे मोटे सामान हैं। आपको क्या चाहिए? अब शिल्पा एक कूलर की मोटर और एक पुराने एग्जॉस्ट फैन और साथ में कुछ पुराने लोहे के डंडे ले लेती है। ये सब लेकर वो घर के अंदर आती है, जहाँ पर घर के बाकी सदस्य गर्मी से परेशान हो रहे थे। तुमने इतना सारा सामान क्यों ले लिया? आज हम इसकी मदद से जुगाड़ करने वाले हैं। कैसा जुगाड़? मैं ईंटों का फ्रिज और कूलर बनाने वाली हूँ। देखिए, कूलर के लिए एक बॉडी चाहिए जो कि प्लास्टिक और लोहे की होती है, लेकिन हमारे पास ईंट का इंतजाम अच्छे से हो सकता है। आपको अपनी साइड से कुछ पुरानी ईंट फ्री में मिल जाएंगी और कुछ सस्ते में हम उनकी मदद से कूलर और फ्रिज की बॉडी बनाएंगे। बाकी मैंने सस्ते में कबाड़ी वाले से मोटर और कुछ लोहे के डंडे खरीद लिए हैं, जिनकी मदद से हम उसे पूरी तरीके से कूलर बना सकते हैं। तुम्हारा तो जवाब नहीं है। अब विक्रम और शिल्पा दोनों मिलकर कूलर और फ्रिज तैयार करते हैं। सबसे पहले विक्रम साइट पर जाता है और अपने दोस्त की मदद से रिक्शा में बहुत सारी ईंटें लेकर आता है। उसे काफी कम दाम में ईंटें मिल गई थी। अब वह सीमेंट और ईंट को जोड़कर कूलर और फ्रिज की बॉडी बना देते हैं। उसके बाद रजत उसके अंदर मोटर को अच्छे से फिट कर देता है। वो ये काम अच्छे से हो गया है। कूलर चलाने पर उन्हें हवा तो आती है, लेकिन अभी ठंडी ठंडी हवा नहीं आ रही है। कोई बात नहीं बेटा, हमें यही हवा बहुत अच्छी लग रही। इसी की वजह से ये हमारी गर्मी तो खत्म हो जाएगी। अगले दिन शाम को शिल्पा अपने पड़ोसन के साथ जंगल में लकड़ी काटने गई थी। वहां पर उसे बहुत सारी घास भी मिल जाती है। पायल घास लेना शुरू करती है। आप इन सब घास का क्या करेंगी? इसकी मदद से हम गर्मी में ठंडक ला सकते हैं। मैं इसका हमारी गली के जो बिल्ली और कुत्ते हैं उनके लिए बिस्तर बनाती हूँ। साथ में मेरा जो घर का मटका है उसके लिए बोरी में घास डालकर उसे गीला करके लपेट देती हूँ, जिससे मटका और टंकी दोनों ठंडी रहती है। ऐसा भी होता है? हाँ, बिल्कुल ऐसा होता है। हमारे कूलर में भी तो घास लगी होती है, जिसकी वजह से उसका कूलर के अंदर पानी ठंडा रहता है और वह घास की वजह से ठंडी हवा देता है। इस तरह शिल्पा को पायल के साथ रहकर बहुत सारी छोटी मोटी चीजों की नॉलेज हो गई थी और अब उसको और भी अच्छा आइडिया आता है। घर आने के बाद सीमा अपना आइडिया बताती है। उसके बाद वो अपने ईंट के बने कूलर में घास डाल देती है और पानी डालकर अब कूलर चलाती है तो और ठंडी हवा आती है। अब कितना अच्छा लग रहा है। हमारे पुराने वाले कूलर ने भी कभी इतनी ठंडी हवा नहीं दी थी। सच में मानना पड़ेगा, तुमने तो आज बहुत अच्छा काम किया है। वहीं दूसरी तरफ शिल्पा ने ईंट से बना फ्रिज भी ठंडा करने के लिए उसमें घास और मिट्टी का इस्तेमाल किया। अंदर से मिट्टी के बर्तनों में खाना रखकर ईंट के कूलर में घास और बोरी को गीला करके उस पर खाना रखा ताकि खाना खराब ना हो। बेटा, तूने ईंट की मदद से बहुत अच्छा काम किया है। इसका कितना ठंडा कूलर बन गया है और फ्रिज भी। अभी तो मुझे आप लोगों के लिए एक और अच्छी चीज बनानी है। आप दोनों थोड़ी देर बाहर टहल कर आइए। आप दोनों के लिए एक सरप्राइज है। शिल्पा शांति और रमेश को घर के बाहर भेज देती है। उसके बाद शिल्पा और विक्रम दोनों ईंट का बिस्तर बनाते हैं। उन्होंने बहुत सारी ईंट को इकट्ठा करके उनका बिस्तर बनाया और उसके बाद उन्हें गीला कर दिया। चलो अब हम जल्दी जल्दी बोरी में घास डालकर नरम गद्दे बना देते हैं। उसके बाद ईंट के बिस्तर पर घास और बोरी के नरम बिस्तर लगा दिए। थोड़ी देर बाद शांति और रमेश वहां आते हैं और उस पर बैठते हैं तो उन्हें बहुत अच्छा लगता है। बेटा, हमें बहुत खुशी है कि तूने ऐसी बहू को चुना। गरीबी में भी इसने हमारा साथ नहीं छोड़ा और इतना अच्छा जुगाड़ करके हमें सारे आराम देने की कोशिश की है। बिल्कुल, मुझे भी बहुत खुशी है कि तुम मेरी पत्नी हो। अब वहीं दूसरी तरफ विक्रम शाम को ईंट की बनी हुई छत पर पानी डाल देता है ताकि वहां ठंडक रह सके। वहीं दूसरी तरफ आज सभी ईंट के बिस्तर पर आराम से सो रहे थे और साथ में सामने ईंट का बना कूलर चल रहा था, जिसकी वजह से आज सब बड़े अच्छे से सो रहे थे। अरे चुप करो, मैं नहीं मान सकता कि मेरे घर वाले खुद अपनी मर्जी से सब छोड़कर गए हैं। और अगर गए हैं तो तुमने जरूर कुछ किया होगा। तुमने अपने कमरे में एसी लगाया है और बाकी के कूलर मुझे पूरे घर में नहीं दिख रहे हैं। अच्छा हुआ कि मैं बिना बताए सरप्राइज देने के लिए यहाँ आ गया। ऐसा नहीं है। ऐसा ही है। मैं अपने घर वालों से बात करूंगा और अगर मुझे तुम्हारी गलती मिली तो मैं तुम्हें हमेशा के लिए छोड़ दूंगा। वहीं रोहन को भी जब सच पता चल रहा था और दूसरी तरफ 1 महीना तो सबने गर्मी में बहुत परेशानी से बिताया, लेकिन जब शिल्पा की सैलरी आई तब विक्रम भी अपना मजदूरी वाला काम छोड़ देता है और कंपनी में इंटरव्यू देता है और उसे भी एक कंपनी में जॉब मिल जाती है। अब शिल्पा और विक्रम दोनों मिलकर जैसे तैसे करके दिन गुजार रहे थे। दोनों को ही अब अच्छी नौकरी मिल गई थी, जिसके बाद अब किराया भी ठीक से निकाल पा रहा था और खाना पीना भी ठीक चल रहा था। काफी दिनों बाद
रोहन उनके घर उन्हें ढूंढता हुआ आ जाता है। अरे भैया, आप इतनी जल्दी आ गए, लेकिन आपने तो कहा था कि आप वहीं हैं। अगर सच बताता तो मुझे कभी अपना एड्रेस बताता ही नहीं। बड़ी मुश्किल से सामान भेजने के बहाने तुझसे एड्रेस निकलवाया है। उन सब की ऐसी हालत देखकर रोहन को बड़ा बुरा लगता है। अब रोहन भी उनके साथ 1-10 दिन रहता है। बेटा तुझे बहू के पास वापस जाना चाहिए। मुझे उसके पास वापस नहीं जाना है। उसने मेरे परिवार को अलग कर दिया। नहीं बेटा, बहू का 6ठा महीना चल रहा है, तुझे उसे ऐसी हालत में यहाँ छोड़कर नहीं आना चाहिए। नहीं माँ, मैंने कहा ना, मैं वापस नहीं जाऊंगा। मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा था और पिछले कई दिनों से आपसे बात नहीं हो पा रही थी। तब मैंने अचानक घर आने का फैसला किया और आने के बाद वो बहाने बनाने लगी। लेकिन फिर एक दिन मैंने उसकी बात सुन ली और सच सामने आ गया। वरना मुझे तो कभी सच पता ही नहीं चलता। सभी के समझाने के बाद भी रोहन वापस नहीं जाता और कुछ दिन बाद उनके पास खबर आती है कि नेहा हॉस्पिटल में है और उसकी तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो गई है। तब सभी वहां जाते हैं। अब उसके बाद नेहा का इतना कोई भी ध्यान नहीं रखता जितना शिल्पा और शांति रख रही थी। लेकिन शिल्पा और शांति वहां रहकर उसका ध्यान रख रहे थे। यहाँ तक कि सीमा ने भी जॉब से छुट्टी ले ली थी। यह सब देखकर प्रीति को बुरा लगता है। रोहन भी नेहा से ठीक से बात नहीं कर रहा था। नेहा मम्मी जी, आप दोनों मुझे माफ कर दीजिए। मेरी वजह से पूरा परिवार बिखर गया। यह भी मुझसे बात नहीं कर रहे हैं। आप प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। वापस यहाँ आकर रहने लग जाइए। नहीं दीदी, हम वापस आपके साथ आकर कैसे रह सकते हैं? पहले आपने इतना कुछ कहा, क्या भरोसा है कि कल को फिर से वही सब नहीं होगा? नेहा अपने की पर शर्मिंदा थी, लेकिन सीमा ने यहाँ रहने से मना कर दिया था। नेहा बहुत उदास रहने लगी थी और शिल्पा देखती है कि नेहा और रोहन का रिश्ता बिखर रहा है। तब शिल्पा और विक्रम एक फैसला लेते हैं। हम वापस इस घर में आने को तैयार हैं। लेकिन हम ऊपर वाले फ्लोर पर रहेंगे। यह बात सुनकर प्रीति बहुत खुश हो जाती है। मुझे बहुत खुशी है कि तुम दोनों ने कम से कम इस रिश्ते को बचाने के लिए फिर से एक नया चांस तो दिया मुझे। देखना, इस बार मैं सब कुछ ठीक कर दूंगी। शिल्पा, विक्रम, शांति और रमेश के वापस आने के बाद अब रोहन भी ठीक हो गया था और नेहा भी अब सुधर गई थी। हालांकि सब कुछ अचानक से ठीक नहीं हुआ, लेकिन जो रिश्ते बिगड़े थे वे अब धीरे धीरे ठीक हो रहे थे।